वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की फ्रॉम द फर्स्ट बुक, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। इस चैप्टर पर किए गए अपने क्विज के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अमॉन्ग द फॉलोइंग पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, विश्व के अधिक जनसंख्या वाले देशों में कौन सा दक्षिण अमेरिका में स्थित है? चाइना, सूडान, ब्राज़ील, यूएस। दीज आर द ऑप्शंस। बच्चों, विश्व के सभी उन देशों में जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है उसका एक उदाहरण आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। एक लिस्ट है, फिगर 2.1 में मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ को दिखाया गया है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 10 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं, जिनमें अधिकांश देश सबसे बड़े कॉन्टिनेंट एशिया में हैं। हम अपने सभी 10 देशों को मैप पर प्लॉट करके देखते हैं और अपने प्रश्न के सही उत्तर तक भी पहुंचेंगे कि साउथ अमेरिका में इनमें से कौन सा देश स्थित है। साथ साथ हमारी मैपिंग की प्रैक्टिस भी इसके साथ हो जाएगी। सबसे पहले अपनी लिस्ट में हम देखें सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चाइना की। चाइना एशिया में पड़ता है, ये चाइना है। इसके बाद सेकंड पर इंडिया, हमारा अपना देश, इसे मैप पर हम पहचान सकते हैं आसानी से। थर्ड प्लेस पर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज़ अगर हम बात करें तो यूएस का नंबर आता है, यूएसए यहाँ पर है मैप में। उसके बाद बात आती है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जो कि बहुत सारे आइलैंड से बना एक देश है। इंडोनेशिया की सिचुएशन यहाँ पर है जहाँ पर मैंने आई मार्क किया है। इसके बाद नंबर आता है ब्राज़ील का, ब्राज़ील यहाँ पर है। फिर बात आती है पाकिस्तान की, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। फिर नाइजीरिया, ये अफ्रीका में पड़ने वाला एक देश है, यहाँ पर नाइजीरिया है। मैप में यहाँ पर थोड़ी छोटी जगह है इसलिए हमने इसको बाहर करके दिखाया है एन से। दिस इज़ नाइजीरिया। बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोस में ही है, बांग्लादेश। इसके अलावा रशिया और मैक्सिको। मैक्सिको की सिचुएशन यूएस के नीचे यानी यहाँ पर है। ये 10 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं विश्व के मैप पर। इनको अगर हम प्लॉट करें तो ये सिचुएशन हमें दिखाई देगी। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से इन सभी जो बड़े पॉपुलस देश हैं उनमें से कौन सा देश यहाँ पर स्थित है। हम देख सकते हैं यहाँ पर बी यानी ब्राज़ील की सिचुएशन जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होती है। हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है। विश्व के सभी अधिक जनसंख्या वाले देशों में जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं इनमें सूडान की भी चर्चा है। सूडान 10 देशों में शामिल नहीं है लेकिन ये ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में से एक है। सूडान की सिचुएशन यहाँ पर है, ये अफ्रीका का एक देश है। प्रश्न में आ जाएं, चाइना, सूडान, ब्राज़ील, यूएस में उस देश की स्थिति पूछी गई जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। ब्राज़ील इसका सही उत्तर है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। Which one of the following is not a physical factor which affect the distribution of population? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक कारक नहीं है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता भौतिक कारण है। कहीं पर जल किस मात्रा में है ये फिजिकल फैक्टर्स में शामिल किया जाता है। क्लाइमेट यानी जलवायु भी एक भौतिक कारक है। सॉइल यानी मृदा भी एक भौतिक कारक है। इंडस्ट्रीज़ ये एक भौतिक कारक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इंडस्ट्रीज़ होगा। हमारी टेक्स्ट बुक में भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बताई गई है जिनमें 3 मेजर डिवीजन की गई है। ज्योग्राफिकल या फिजिकल फैक्टर के तौर पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट और सॉइल को रखा गया है, जबकि इकोनॉमिक फैक्टर्स में मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन शामिल है। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हमारे प्रश्न में भी पूछी गई है। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जो कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को यानी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमने पहचान की। हमारे इस प्रश्न में फिजिकल फैक्टर जो नहीं है यानी भौतिक कारक नहीं है वो इंडस्ट्रीज़ है। दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन कटंगा जाम्बिया रीजन ऑफ अफ्रीका इज मेनली ड्यू टू, किस कारण से अफ्रीका के कटंगा जाम्बिया क्षेत्र में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मिनरल्स, रीजन क्लाइमेट और अर्बनाइजेशन। कौन सा फैक्टर यहाँ पर काम करता है? इसके लिए हमें कटंगा जाम्बिया की जो सिचुएशन है वो समझनी होगी। बच्चों, अगर हम मैप पर इसे देखें उसके पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स में अगर हम बात करें, हमारी टेक्स्ट बुक में ही मिनरल्स
को इकोनॉमिक फैक्टर्स का या ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स को इकोनॉमिक फैक्टर माना गया है। और ये जो कटंगा जाम्बिया की बेल्ट है, यहाँ पर कॉपर रिच क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में तांबा मिलता है और इसकी वजह से, इस मिनरल के मिलने की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ डेवलप हो गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से लोगों को रोजगार की संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं, जीवन स्तर अच्छा हो जाता है, बड़ी मात्रा में जनसंख्या वहाँ संकेंद्रित हो गई। ये जो कटंगा जाम्बिया की जो बेल्ट है, ये अफ्रीका में यहाँ पर मार्क करके इसको दिखाया गया है इस स्क्वायर के अंदर, और उसमें भी प्लॉट डॉट करके दिखाया गया। ये संपूर्ण क्षेत्र जो है वो कटंगा का जो रीजन है, कटंगा प्लेट्यू कहा जाता है और ये कॉपर रिच रीजन माना जाता है। ये दो देशों के बीच में बटा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका अगर हम और जूम करके इस मैप को देखें तो जिन दो देशों में कटंगा की ये प्लेट्यू पड़ती है कॉपर रिच रीजन की, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जाम्बिया एक देश है। इन दोनों के बीच में ये कटंगा का क्षेत्र पड़ता है जो कि कॉपर रिच माना जाता है। और क्योंकि यहाँ पर मिनरल है इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसकी वजह से वहाँ पर बड़ी सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर जनसंख्या के सघन होने का कारण ऑकरेंस ऑफ कॉपर है या कॉपर की अवेलेबिलिटी है। मिनरल्स इसका सही उत्तर है। मिनरल्स यानी खनिज प्रारंभिक कारण है और खनिज के बाद औद्योगिकरण होता है, इसलिए प्राथमिक कारण के तौर पर हम मिनरल्स की पहचान करेंगे। कटंगा जाम्बिया क्षेत्र में जनसंख्या का उच्च संकेंद्रण मिनरल की ऑकरेंस की वजह से है। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। हु पॉइंटेड आउट दैट एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी। एशिया में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कम लोग हैं और कम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। इस तरह का जो स्टेटमेंट है, कोटेशन है, वो किस विद्वान की दी गई है? ग्रिफिथ टेलर, जॉर्ज बी क्रेसी, कार्ल रीटर और जॉर्ज ऑरवेल। इनमें से हमारे चैप्टर की शुरुआत में ही जॉर्ज बी क्रेसी का नाम लिखा गया है, जिन्होंने ये स्टेटमेंट एशिया की पॉपुलेशन के बारे में दिया है। जॉर्ज बी क्रेसी के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे टेक्स्ट बुक की शुरुआत में ही एशिया की पॉपुलेशन के बारे में ये स्टेटमेंट दी गई है, कोटेशन है जो कि जॉर्ज बी क्रेसी की दी हुई है। ये जॉर्ज बी क्रेसी की तस्वीर है। इन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने एशिया पर काफ़ी काम किया था और एशिया पर अपनी रिसर्च के बाद उन्होंने एशिया पर एक बुक लिखी थी, एशियाज़ लैंड्स एंड पीपल्स। और उस बुक में उन्होंने एशिया महाद्वीप की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पर जनसंख्या की भी अधिकता की बात उन्होंने की है और उसका जो रीजनल वेरिएशन है, यानी जनसंख्या ज़्यादा तो है लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जनसंख्या का ज़्यादा है। इस संदर्भ में उन्होंने ये स्टेटमेंट अपनी इस बुक में मेंशन किया था। जॉर्ज बी क्रेसी इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का, जिन्होंने ये स्टेटमेंट एशियाई पॉपुलेशन के बारे में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। निश्चित समय अंतराल के दौरान क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ और सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी एरिया में जनसंख्या का बिखराव किस तरीके से है, यानी डेमोग्राफी के ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव की बात करता है, वितरण की बात करता है, इसलिए ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन अपॉन एरिया यानी एक तरह का रेशियो है। ये रेशियो भी जनसंख्या में परिवर्तन की बात नहीं करता, ये विकल्प भी गलत हो जाता है। जेंडर रेशियो पुरुष और स्त्री जनसंख्या का अनुपात है, इसलिए इस प्रश्न का ये भी सही उत्तर नहीं है। एक चौथा विकल्प जो बचा रह जाता है वो पॉपुलेशन ग्रोथ का है, जनसंख्या वृद्धि का है, जो कि जनसंख्या के टेम्पोरल एस्पेक्ट को दिखाता है, यानी सामयिक बदलाव किस प्रकार से होते हैं, परिवर्तन को दर्शाता है। अगर इसको अपने टेक्स्ट बुक से हम देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ को सिंपली डिफाइन किया गया पॉपुलेशन चेंज के रूप में। पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अंतराल में दो समय अंतरालों की बात की गई है। जैसे हम मान लें कि ये 1911 है और वहाँ से लेकर के 1951 1951 टाइम के दो इंटरवल यानी टाइम के दो हमने पॉइंट लिए हैं और इन दोनों के बीच में जनसंख्या A1 थी, वहाँ से जनसंख्या A2 हो जाती है। जो चेंज आया, ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। ये जो चेंज है, ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ये परिवर्तन होगा जनसंख्या में समय के दो बिंदुओं के बीच में। दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, छठे प्रश्न की। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज A in the given formula? Population density is equal to population upon A
इस सूत्र में जनसंख्या घनत्व की, इस सूत्र में जनसंख्या के साथ किसका अनुपात है, ये ए क्या है इसमें, एशिया, एरिया, एयर, एटमॉस्फेयर, पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि एक रेशियो है पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल एरिया के बीच में। ये सिंपल फॉर्मूला है इसका, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन अपॉन एरिया। हमें अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। पॉपुलेशन के साथ ये ज्योग्राफिकल एरिया यानी क्षेत्र का अनुपात है, जनसंख्या क्षेत्र अनुपात है, जो कि जनसंख्या के दबाव को दिखाता है किसी निश्चित क्षेत्र पर, स्पेसिफिक एरिया पर। सो इन द गिवन फॉर्मूला ए इज एरिया, पॉपुलेशन अपॉन एरिया इज पॉपुलेशन डेंसिटी। सही उत्तर है एरिया या क्षेत्रफल। 7th क्वेश्चन की बात करें, दिस इज 7th क्वेश्चन। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट आर सम एग्जाम्पल ऑफ। किसके उदाहरण है ये? बेहतर रोजगार के अवसर, जीवन की दशाएं, शांति, स्थिरता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, सुखद जलवायु, सारे सकारात्मक पहलू हैं। किसका उदाहरण है ये? पुश फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर, पुल फैक्टर की बात है, इसका अर्थ है ये माइग्रेशन यानी प्रवास की बात की जा रही है, जिसमें दो प्रमुख कारक के रूप में पुश और पुल फैक्टर काम करते हैं। अननोन और नोन फैक्टर्स की बात हम नहीं करेंगे, इन्हीं दो के बीच में निर्धारित करना है। पुश फैक्टर यानी वहाँ पर ये नकारात्मक कारक हैं किसी स्थान पर जहाँ पर जनसंख्या उस स्थान को छोड़कर चली जाती है, जबकि पुल फैक्टर की हम बात करें ये आकर्षण वाले कारक हैं, यानी ये बेहतर या सकारात्मक कारण हैं जिनकी वजह से किसी स्थान पर जनसंख्या आती है। हमारे दिए गए प्रश्न में सारे सकारात्मक पहलुओं की बात की गई है। सो दिस इज कंसर्न विद पुल फैक्टर्स, ये सेट से बिलोंग करता है, यानी ये सारे के सारे सकारात्मक पहलू अपकर्ष कारक हैं किसी स्थान पर जनसंख्या के जाने के लिए। 7वें इस प्रश्न का हमारा उत्तर पुल फैक्टर या अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक यानी पुश और पुल फैक्टर के बारे में माइग्रेशन में हमारे टेक्स्ट बुक में भी समझाया गया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से फैक्टर्स को हम पुल और पुश फैक्टर मानते हैं। पुल फैक्टर स्पष्ट है, एक तरह का चुंबकीय प्रभाव रखते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बेहतर हेल्थ फैसिलिटी हो, शांति स्थिरता हो, शिक्षा रोजगार की बेहतर दशाएं हों, जीवन का स्तर अच्छा हो, भोजन की पर्याप्त उपलब्धता हो, ये सारे सकारात्मक पहलू हैं जो अपनी तरफ जनसंख्या को खींचते हैं। पुल फैक्टर ही अपकर्ष कारक, जबकि प्रतिकर्ष कारक के रूप में सारे नकारात्मक पहलू होंगे और वो जनसंख्या वहाँ से भागती है, वहाँ से स्थान को छोड़ती है। पुश यानी धक्का देने का काम करते हैं, वहाँ पर किसी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर, क्लाइमेटिक डिज़ास्टर हो, वहाँ पर जो सोशल और कल्चरल लाइफ है वो पीसफुल नहीं हो, वहाँ पर वॉर की सिचुएशन हो, पॉवर्टी हो, यानी सारे के सारे अगर वहाँ पर एडवर्स कंडीशन मिलेंगी तो वहाँ पर पुश फैक्टर काम करेगा, जनसंख्या उस स्थान को छोड़ करके जाएगी। हमने प्रश्न में पहचान कर ली थी क्योंकि सारे सकारात्मक पहलू थे। अपकर्ष कारक इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इलिटरेसी एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आर मेन फीचर्स ऑफ। ये किस अवस्था के लक्षण हैं, यानी ये सभी दशाएं जो दर्शाई गई हैं, निम्न जीवन प्रत्याशा, निरक्षरता और तकनीकी का निम्नतम स्तर, ये कौन सा लक्षण है, किस अवस्था का लक्षण है, ये हमें ये पहचान करनी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में। ट्रांजिशन मॉडल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो कि समाजों के परिवर्तन को दिखाता है, ट्रांजिशन मीन्स रूरल एग्रेरियन सोसाइटी टू अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये कन्वर्जन है, एक तरह का ट्रांजिशन होता है इसमें। ये जो ट्रांजिशन है डेमोग्राफी का, ये अलग अलग अवस्थाओं में होता है। अगर जनसंख्या के लिहाज से हम बात करें, उसको वृहत रूप में अगर हम समझें, ये वास्तव में दो अलग अलग तरह की रेट्स का, दो अलग अलग तरह की दरों का अनुपात है। सबसे पहले हम बात करें, इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में 3 स्टेज दर्शाई गई हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। इन तीनों ही स्टेज में किसी भी स्थान पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर जन्मदर जिसको क्रूड बर्थ रेट के रूप में लिया जाता है, उसके ग्राफ को दिखाया गया है कि शुरुआत में ये काफ़ी ऊंचा, अगर हम देखें इसके यहाँ पर, तो ये 35% पर 1000 के लिहाज से इसको लिया गया है, यानी काफ़ी ऊंचा जन्मदर यहाँ पर दिखता है। ज़्यादा जनसंख्या में जन्म लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जन्मदर काफ़ी ऊंची होती है और ये वो उसके साथ साथ फ्लक्चुएटिंग होती है, ऊंचाई पर और फ्लक्चुएशन है, इसीलिए इसको हाई फ्लक्चुएटिंग कहा गया स्टेज 1 के लिए। बाद में जैसे जैसे समाज का और अर्थव्यवस्था का सुधार होता है, जन्म जो है वो लगातार ऊंचा बना रहता है। बाद में जागरूकता के एक ऊंचे स्तर पर जाने के बाद जनसंख्या में कमी आती है और जनसंख्या कम होकर के बाद में
फिर निम्नतम स्तर पर आकर के फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन में पहुंच जाती है, और इस बार जो फ्लक्चुएशन है वो लो लेवल ऑफ फ्लक्चुएशन है। सो थर्ड स्टेज में हम इसको लो फ्लक्चुएटिंग कहेंगे। इसके साथ ही बर्थ रेट के अलावा ये जो रेशियो है वो डेथ रेट की भी बात करता है हमारे इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में। डेथ के रेशियो को देखें तो शुरुआती स्तर में यानी स्टेज 1 में डेथ भी काफ़ी ऊंचाई पर होती है, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग है। बर्थ के साथ ही ये भी फ्लक्चुएटिंग स्टेट में होती है। हाई फ्लक्चुएटिंग डेथ और बर्थ दोनों के लिहाज से स्टेज 1 में है। लेकिन जैसे ही स्टेज 2 आती है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, इकोनॉमी और सोसाइटी बेहतर होती है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ के बेहतर होने से सबसे पहले मृत्यु दर में कमी आती है। लोग कम मरते हैं, मृत्यु दर तेज़ी से नीचे गिरने लगती है, ज़्यादातर लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ती है और ये धीरे धीरे कम होकर के काफ़ी कम हो जाती है। और थर्ड स्टेज में आकर के फिर ये बर्थ रेट के साथ फिर से मिलकर के फ्लक्चुएटिंग होगी और इस बार फिर से लो फ्लक्चुएटिंग है। ये सिचुएशन डेथ रेट और बर्थ रेट के रूप में हमें दिखाई देती है 3 अलग अलग स्टेजेस में। इन तीनों स्टेजेस में जो बीच की अवस्था है, जहाँ पर जन्म और मृत्यु के बीच का जो गैप है पहले लगातार बढ़ता चला जाता है और उसके बाद एक स्टेज के बाद फिर लगातार इनके बीच का अंतर कम होते होते फिर से लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज में आ जाता है। इसको हमने एक्सपेंडिंग नाम दिया है। एक्सपेंडिंग को भी हमने 2 आधारों पर 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक्सपेंडिंग में जो पहला हिस्सा है उसको हमने अर्ली एक्सपेंडिंग नाम दिया और बाद वाले हिस्से को नाम दे सकते हैं लेटर एक्सपेंडिंग, यानी ये बाद के विस्तार की अवस्था है। इस रूप में हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को समझते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में कंट्रीज़ के एग्जाम्पल के तौर पर उनकी बेसिक कैरेक्टर DRBR के रिलेशन के स्तर पर तो हम समझेंगे ही, साथ ही साथ हम इस रूप में भी इसको याद रखेंगे कि स्टेज 1 में ये हाई फ्लक्चुएटिंग होती है, स्टेज 2 में अर्ली एक्सपेंडिंग और लेटर एक्सपेंडिंग सिचुएशन है, जबकि स्टेज 3 में लो फ्लक्चुएटिंग अवस्था होती है। तो सामान्य रूप से हम अपने प्रश्न के सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इलिटरेसी और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर होगी। ये स्टेज 1 की कैरेक्टर है। स्टेज 1 की कैरेक्टर में हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज होती है, उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था होती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज, उच्च उतार चढ़ाव अवस्था। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। When people migrate from one place to another, the place they move to this is called the place of what? जब लोग एक से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है। प्रवास यानी माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उनमें 2 स्थानों की बात की जाती है, प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी 2 ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज़ की बात होती है। ज्योग्राफिकल एरिया चेंज होता है, पहले वाले को हम ओ लिख सकते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन और दूसरा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। जिस स्थान से जनसंख्या जाती है उस स्थान को हम कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, ओ कह सकते हैं, और जिस स्थान को जनसंख्या जाती है, मूव टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, उसको हम कहेंगे डेस्टिनेशन या गंतव्य का स्थान। प्रश्न में आ जाते हैं, जिस स्थान को जनसंख्या जाती है, मूव टू दैट प्लेस, जिस स्थान को जनसंख्या जाती है उसको हम कहेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान है वो। सही उत्तर है इस प्रश्न का। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट व्हाट परसेंटेज। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत योगदान करते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में फिगर 2.1 के साथ ये फैक्ट्स भी बताए गए हैं, जहाँ पर 10 सबसे पॉपुलस, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों की सूची है। उसमें बताया गया है कि 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। 10 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में 60% जनसंख्या रहती है विश्व की। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। बच्चों, हमने अपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट पहले की तुलना में अब और बेहतर होगा। इसके बाकी प्रश्नों पर भी आप अपने अभ्यास करेंगे। इसके बताए गए सभी प्रश्न और उसके सही उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।